नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? अच्छे होंगे। आइए हम लोग जो है आज इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान में प्रत्यावर्ती धारा। पिछले दिनों आप सब लोगों ने देखा होगा कि हमने आपको बताया कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से कैसे प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल जनरेट होता है। तो उसके लिए आपने देखा कि E बराबर था E0, तो E0 मैक्सिमम होता है, तो मैक्सिमम को हम EM ही लिख देते हैं। क्यों? EM या E0 जो भी लिखना है, और साइन ओमेगा टी। ठीक है। अब आप देखिए, तो पिछले दिनों इस पर हमने चर्चा किया था कि ये ऐसे चलता है, इस तरह। ठीक है। अब आप समझिए कि ये साइन ओमेगा टी का जो है ग्राफ है। तो हमने ये भी बताया था कि यहाँ जो है π/2 होता है 90 अंश, यहाँ पाई होता है, यहाँ जो है 3π/2 होता है, यहाँ 2π होता है, फिर यहाँ जो है 2π + π/2, तो 5π/2 हो जाएगा। चलिए, तो अब आप देखेंगे कि जो ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, ठीक है, I का या E का, ठीक इसी तरह जब हम करंट निकालेंगे तो I बराबर आएगा Im साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। और जहां ओमेगा कोणीय वेग है, जो 2πn लिखा जाता है, या फिर ओमेगा बराबर लिखा जाएगा 2π × 1/t, कैपिटल टी। जो कैपिटल टी है, इसी को आवर्त काल कहा जाता है। क्या कहते हैं? आवर्त काल। अब देखिए, इसमें आवृत्ति क्या है? तो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी ये n है, आवृत्ति। तो आवृत्ति जो होता है ये फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि यह फ्रीक्वेंसी आवृत्ति n है, ये प्रति सेकेंड जितना चक्कर ये घूमेगा, यानी ये देखिए यहाँ से जब ये गया और एक चक्कर कंप्लीट हुआ यहाँ, तो जितना समय लगेगा उसी को कहा जाता है आवर्त काल। एक चक्कर कंप्लीट करने में जितना समय लगता है उसे कहा जाता है आवर्त काल। और एक सेकेंड में जितना चक्कर होता है, जितना चक्कर वो घूम लेते हैं, उसको कहा जाता है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर ये आवर्त काल यहाँ से यहाँ तक है, ये आवर्त काल है T, ये आवर्त काल यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है। तो इसका आवर्त काल अगर हम कोण में लिखें, तो कोण में तो 0 से 2π तक है। कोण में 0 से लेकर कहाँ तक है? 2π तक है। आवर्त काल कोण के लिए 0 से लेकर 2π तक। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है ये आयाम है। तो फ्रीक्वेंसी जो होता है प्रति सेकेंड किए गए चक्करों की संख्या, किए गए चक्करों की संख्या आवृत्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? आवृत्ति कहलाता है। ठीक है। और आवर्त काल टाइम पीरियड, आवर्त काल क्या होता है कि एक सेकेंड, आवर्त काल एक चक्कर में, एक चक्कर पूरा
करने में लगा समय आवर्त काल कहलाता है। आवर्त काल कहलाता है। ठीक है, आवर्त काल कहलाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे आयाम। मैग्नीट्यूड, एम्पलीट्यूड लिखें, एम्पलीट्यूड। तो क्या होता है आयाम? तो देखिए, एक तरफ की अधिकतम दूरी, जो ये अधिकतम है, ये तो अधिकतम वैल्यू जो है वही आयाम कहलाता है। इसे आयाम कहते हैं। आयाम चित्र में बना लीजिएगा, आयाम। ठीक है, तो एक तरफ चाहे धनात्मक या ऋणात्मक, एक तरफ की अधिकतम मान ही आयाम कहलाता है। आयाम कहलाता है। ठीक है, तो इन्हें जरा लिख लीजिए, आवृत्ति, आवर्तकाल और आयाम। और इसमें दर्शा दीजिए, ये आयाम है, यहाँ से यहाँ तक आयाम है। और अगर इसका आवर्त काल देखें तो इसका आवर्त काल है 0 से लेकर 2 पाई तक कोण में। तो जरा लिख लीजिए इसे, आवृत्ति n बराबर, इसमें लिखिए पहले प्रति सेकेंड किए गए चक्रों की संख्या आवृत्ति कहलाता है। इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। इसे n से प्रदर्शित करते, n या f भी लिखा जाता है, स्मॉल f, या म्यू से भी प्रदर्शित किया जाता है, म्यू। तो n या f या म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजों से प्रदर्शित किया जाएगा। n, f या म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा लिखिए, आवर्तकाल, टाइम पीरियड। और इसमें लिखिए, एक पूर्ण चक्कर कंप्लीट करने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। हो गया। अब लिखिए आयाम। इसमें लिखिए, खींचे गए साइन के ग्राफ में धनात्मक अथवा ऋणात्मक मानों में अधिकतम मान या न्यूनतम मान आयाम कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है, आयाम कहलाता है। और इस चित्र को बना लीजिए और ये लिख लीजिए, आयाम ये है।
हो गया। अब हम लोग देखेंगे कला, फेज क्या होता है। तो फेज के विषय में जरा जान लेते हैं कला। तो देखिए, जैसे सपोज दैट मान लिया जाए कि इसमें जो है यहाँ पर मैक्सिमम है, यहाँ पर क्या है मैक्सिमम है। अगर ये मैक्सिमम है तो यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड, जैसे यहाँ पर अगर हमें देखना है कि किस कोण पर ये वैल्यू इतना आयाम मिल रहा है और फिर किस कोण पर इतना आयाम मिल रहा है, तो ये मैक्सिमम कब मिल रहा है π/2 पर। तो अधिकतम जब मिल रहा है π/2 पर तो I0 जो प्राप्त हो रहा है, हम कहेंगे कि इसके लिए कला बताइए। I0 या Im प्राप्त करने के लिए तो कला कितना हो जाएगा π/2। ठीक है, अगर यहाँ पे पूछा था यहाँ पर ये कला बताइए कितना हो जाएगा, तो ये कला क्या हो जाएगा। तो अब जितना भी होगा, जैसे मान लेते हैं कि ये π/4 पर है तो हम कहेंगे कि यहाँ पर π/4 है। जरा आप समझिएगा। दूसरी बात, ये कोणों के पदों में अगर हम ये यहाँ पर हम कहते हैं कि पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना समय लग रहा है, पूरा समय जो है t लग रहा है। यहाँ से यहाँ तक टोटल समय कितना लग रहा है, t लग रहा है। ठीक है, तो अगर ये केवल यहाँ तक तो एक भाग ये है, दो भाग हो गया, तीन भाग हो गया, चार भाग हो गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक जो कला होगा वो t/4 होगा। इसमें ये भी t/4 है और फिर यहाँ से ये भी t/4 है, फिर यहाँ से ये भी t/4 है। इतने समय में ये t/4 समय में यहाँ से यहाँ तक आएगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो यही इसका कला कहलाएगा, यानी काल, समय। ठीक है, काल का मतलब समय, तो ये कला कहलाएगा। जितना पूछेगा उतना ही हम बताएंगे। ठीक है, अगर सपोज दैट मान लिया जाए कि यदि ऐसा है कि हम दो ऐसे वक्र खींच दें, ठीक है, और दोनों जो है ऐसे, ध्यान समझिएगा, दोनों ही साइन ग्राफ है, लेकिन एक है ये, ठीक है, और एक है ये। आप समझिए, तो ये अगर मान लेते हैं कि ये ए ग्राफ है और ये बी ग्राफ है, ठीक है, तो इन दोनों का कला समान है। ये समान कला में है, ये और ये जो है समान कला में ये गति कर रहे हैं, समान कला में। इसका मतलब ये है कि एक ही समय पर इसका भी अधिकतम मिल रहा है, भले ही अधिकतम का मतलब वो अधिक हो चाहे कम, लेकिन इसके लिए ये अधिकतम मिल रहा है। उसी समय पर इस ग्राफ पे भी अधिकतम प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ठीक उसी तरह न्यूनतम मिल रहा है जिस समय, उसी समय न्यूनतम यहाँ मिल रहा है। जिस समय 0 हो रहा है ए का, उसी समय बी का भी 0 हो रहा है। तो हम कहेंगे कि ये दोनों जो है समान कला में गति कर रहे हैं। क्या कहेंगे, समान कला में, सेम फेस में ये गति कर रहे हैं। परंतु अगर ये ऐसा होता, ठीक है, कि ये इस तरह ना होता, बल्कि ये ऐसे होता कि यहाँ पर कुछ आगे या कुछ पीछे होता। आगे और पीछे का मतलब समझ रहे हैं आप लोग। आगे का मतलब ये होता है कि पहले चलना, आगे का सेंस होता है पहले चलना, और पीछे का सेंस होता है बाद में चलना। जैसे कहा जाए कि आगे कौन गया, मान लेते हैं कि आप गए 7 बजे, आप 7 बजे चलना प्रारंभ किए, ठीक है, या आपको स्कूल ही जाना है, आप 7 बजे निकल गए, और दूसरा आपका भाई जो है वो 7:30 बजे निकला। तो पूछा जाएगा कि आगे कौन गया, तो क्या जवाब मिलेगा कि 7 बजे जो गया वो आगे गया, और पीछे कौन गया, तो जो 7:30 पर गया वो पीछे गया। ये बात हमेशा याद रखिएगा। आगे यानी पहले जो जाएगा वो आगे जाएगा, और जो बाद में जाता है उसे हम कहते हैं कि वो पीछे चल रहा है। क्लियर है। अब चलिए देखिए जाए, उसी तरह जब यहाँ पर अगर ये ऐसा होता, ठीक है, कि एक तो ये है साइनसॉइडल,
यानी साइन ज्या, ठीक है। और जब इसी से एकदम समान कला पर तो ये है, परंतु ये होता है कि ये यहाँ से चलना प्रारंभ किया इतने समय पर, और एक जो है यहीं से चलना शुरू किया। तो एक जो है अगर यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से ये ऐसे, ठीक है, एक यहाँ से चलना शुरू कर रहा है आदि, तो हम देखेंगे कि ये ऐसे। अब आप समझिए कि यह जो है ये B है और ये क्या है, A है। अब देखिए ये वाला पहले चल रहा है, बाद में ये चल रहा है, यानी ये जो रेखा ग्राफ होता है, जो ये संख्या रेखा ग्राफ होता है 0, -1, -2, 1, 2, तो अगर यहाँ से कोई चला और एक यहीं से चला, तो जो यहाँ चला वो पहले चला, और यहाँ से चला जो बाद में चला। इसका मतलब है कि ये पहले चल रहा है और बाद में कौन चल रहा है, A। तो A के सापेक्ष हम इसको कहेंगे कि आगे चला है, ठीक है। यानी अगर ये यहाँ से यहाँ तक अगर ये अल्फा कोण है, क्या है, अल्फा कोण अगर है, यहाँ से यहाँ तक अगर ये अल्फा कोण है, तो हम कहेंगे कि ये अल्फा समय पहले चला। A से अल्फा समय पहले चला कौन, B। अब देखिए कि इस कंडीशन में कि जब A का अधिकतम मान है, ठीक है, A का अधिकतम मान है, उस समय B का अधिकतम मान नहीं है, और जब B का अधिकतम मान है उस समय A का अधिकतम मान नहीं है। यहाँ पर हमने कहा कि ये अलग अलग कला में है, तो जब अलग अलग कला में है तो इसे इस सेम कला पर जो है अधिकतम नहीं हो रहा है। देखिए ये यहाँ पर अधिकतम, ये इस कोण पर, और ये इस कोण पर अधिकतम हो रहा है, तो एक ही कला पर तो है नहीं, तो ये अलग अलग कला पर है। इन्हीं का अंतर कलांतर कहलाता है। इनका अंतर क्या कहलाएगा, कलांतर, फेज डिफरेंट कहलाता है। क्लियर है, फेज डिफरेंट यानी इनका अंतर कलांतर। यहाँ पर मान लेते हैं φ1 है और यहाँ पर मान लेते हैं φ2 है, ठीक है। तो इसको हम करेंगे φ2 माइनस φ1, तो ये हो जाएगा कलांतर, जिसे हम डेल्टा फाई से डिनोट करेंगे। क्लियर। अब जरा समझिए कि यहाँ पर जो है ये हमने कहा कि ये जो है ये B जो है आगे है और A जो है पीछे चल रहा है। पहले कौन चल रहा है, पहले B चल रहा है और ये A बाद में चल रहा है, तो B को कहेंगे कि B A के सापेक्ष अग्रगामी है। ये जो B है इसमें जो है, इसमें B जो है अग्रगामी है। B A से अल्फा कोण अग्रगामी, अग्रगामी है, ठीक है। और अगर ये ऐसा होता, यदि ये ऐसा होता कि ये बाद में निकलता है, सेम कला तो समझ ही गए हैं, बाद में निकलता है, इसका मतलब ये है कि अगर ये A है, ये A है, ठीक है, ये A है और यहां से निकले B, तो ऐसे अगर B निकलता हो ऐसे, ठीक है, अगर ये ऐसे B निकलता हो ऐसे, तो ये बाद में निकल रहा है। देखिए यहाँ पर ये अलग कला है और इसकी कला अलग है, तो ये कलांतर सेम तो है नहीं, ये अलग अलग कला पर है। तो ये B जो है ये B है और ये A है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि अगर ये अल्फा है, ये क्या है, अल्फा है, तो हम ये कहेंगे कि यह B जो है A से पीछे है। B A से बाद में निकल रहा है ना, मान लीजिए A जो है 7 बजे निकला तो B 7:30 बजे निकला, तो ये B बाद में है, तो हम कहेंगे कि B जो है A से पश्चगामी है। क्या कहेंगे, पश्चगामी। अब जरा समझिए कि यदि इस A को, जो ये A है, ये A के लिए हम लिखते हैं, अगर सपोज दैट ये साइन ओमेगा t, तो इस B के लिए जो हम लिखेंगे, ये B के लिए जो लिखेंगे, B के लिए ये लिखेंगे साइन ओमेगा t प्लस अल्फा। क्लियर। और यहाँ पर A के लिए अगर हम लिखते हैं, A के लिए कि साइन ओमेगा t, तो B के लिए लिखेंगे साइन ओमेगा t माइनस अल्फा। क्लियर।
तो ये जब माइनस होता है तो ये समझिएगा कि पश्चगामी है, और जब ये प्लस होगा तो ये समझिएगा कि अग्रगामी है। ठीक है, और ये दोनों ही क्या है, अलग अलग हैं, अलग अलग फेस में हैं। समान फेस में ये दोनों कलाएं दोनों ही वक्र नहीं है, बल्कि अलग अलग फेस पे अलग अलग कला में है, और इन्हीं कलाओं का अंतर कलांतर कहलाता है। क्या कहलाता है, कलांतर। जब दो वक्र खींचे जाएं अलग अलग कला पर, ठीक है, तो उन दोनों कलाओं का अंतर कलांतर कहलाता है। यानी इनका कलांतर क्या है, अल्फा है। इनका कलांतर क्या है, अल्फा। इसका भी कलांतर क्या है, अल्फा है। क्लियर है। तो ये कलांतर है जो कि अलग अलग अंतराल पे चल रहे हैं। तो अलग अलग फेज डिफरेंट होता है, फेज अलग अलग हो तो उनका फेज डिफरेंट कुछ ना कुछ होगा। जो फेज डिफरेंट होता है उसी को हम कहते हैं कलांतर, उसे ही हम क्या कहते हैं, कलांतर। अब जरा समझेंगे कि जैसा कि हमें पता है कि अग्रगामी और पश्चगामी, तो जरा लिख लीजिए अग्रगामी और पश्चगामी। ठीक है, तो ये चित्र बना लीजिए। पहले इस चित्र को बनाइए, पहले इस चित्र को बनाइए, इस चित्र को बनाइए, पहला नंबर। इस चित्र को बनाइए। ये चित्र बनाइएगा। हो गया, ये बन गया। तब लिखिए कलांतर, कलांतर। और इसमें लिखिए जब जब दो वक्र अलग अलग कलाओं पर अलग अलग कलाओं पर खींचे जाते हों, बल्कि एक ही कला पर न हो, एक ही कला पर न हो, तो इनके प्राप्त अलग अलग कला, इनके प्राप्त अलग अलग कला फाई1 व फाई2, अलग अलग कला या फेज फाई1 व फाई2 का अंतर जैसे यहाँ फाई2 है यहाँ फाई1 है, का अंतर कलांतर कहलाता है, कलांतर कहलाता है, कलांतर कहलाता है, कलांतर कहलाता है। लाइन छोड़ दीजिए, ठीक है, लाइन छोड़िए और लिखिए इस चित्र में वक्र बी ए से अल्फा कोण अग्रगामी है, अल्फा कोण अग्रगामी है, अल्फा कोण अग्रगामी है। इस दशा में ए के लिए इक्वेशन, ए के लिए समीकरण ये लिखिए
ई बराबर ई एम साइन ओमेगा टी या आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी हो, ई बराबर ई एम साइन ओमेगा टी या आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी हो, तो बी का समीकरण के लिए ई बराबर ई एन साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा या आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा होगा इसमें बी ए से अल्फा कोण अग्रगामी है, इसमें बी ए से अल्फा कोण अग्रगामी है, अल्फा कोण अग्रगामी है। दूसरा पश्चगामी के लिए ये चित्र बनाइए, इस चित्र को बनाइए, इस चित्र को बनाइए। इसे बनाइए। दूसरा चित्र बनाइए। हो गया। पहले यहां से खींचिए, जीरो से ऐसे, और फिर थोड़ा सा छोड़कर, इतना छोड़कर यहां से खींचिए इसको। इसमें लिखिए बी ए से अल्फा कोण पश्चगामी है, बी ए से अल्फा कोण पश्चगामी है। ये जो बी वक्र है वो ए से अल्फा कोण के बाद चल रहा है, यानी पहले ए चल रहा है और कुछ समय के बाद बी चलना प्रारंभ करता है, तो इसका मतलब पीछे चल रहा है बी। ए आगे निकला और बी पीछे, या तो हम कहें कि ए बी से अग्रगामी है या तो बी ए से पश्चगामी, दोनों में से कोई भी कहेंगे। ठीक है, तो ये अलग और अलग अलग कला पे है, तो इसमें भी कलांतर अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लिए। अतः यदि ए के लिए ई बराबर ई जीरो या ई एम साइन ओमेगा टी तथा आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी, तो बी के लिए ई बराबर ई एम साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा तथा आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा, ओमेगा टी माइनस अल्फा। ठीक है, उम्मीद है कि ये अग्रगामी और पश्चगामी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये अग्रगामी क्या चीज है और पश्चगामी क्या चीज है, कब हम पश्चगामी कहेंगे और कब हम अग्रगामी कहेंगे। क्लियर है? इन ग्राफ से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और उनका समीकरण हम इस प्रकार लिखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार लिखेंगे। जब ये कहेगा कोई भी एंगल दिया हो और कहता है कि 90 अंश अग्रगामी है, तो 90 अंश अग्रगामी है तो 90 जोड़ेंगे। अगर कहेगा 90 अंश पश्चगामी है तो 90 हम क्या करेंगे, दिए गए इक्वेशन में के कोण में से घटा देंगे। तो पश्चगामी के लिए पीछे करेंगे तो माइनस करेंगे और अग्रगामी के लिए प्लस करेंगे तो अग्रगामी हो जाएगा। प्लस होगा तो अग्रगामी और माइनस होगा तो पश्चगामी। क्लियर है? इतना तो समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। अब हम लोग जो है इसके लिए E अथवा I
ई अथवा आई का एवरेज वैल्यू देखेंगे कि इसमें एवरेज वैल्यू क्या मिलेगा, ठीक है। और इसका आरएमएस वैल्यू क्या होगा, वर्ग माध्यमूल मान, ठीक है। तो वर्ग माध्यमूल इसकी वैल्यू क्या होगा, आरएमएस वैल्यू हम देखेंगे कि इसका कैसे आरएमएस वैल्यू निकालेंगे, चाहे कोई भी ग्राफ हो, इसके लिए हो चाहे इसके लिए हो, तो हम कैसे जो है इनका एवरेज वैल्यू और उसका जो है आरएमएस वैल्यू चाहे आई हो या ई हो उसके लिए प्राप्त करेंगे। तो इसी पर चर्चा हम अब करेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे वर्ग माध्य मूल मान। वर्ग माध्य मूल मान होता क्या है, ठीक है। तो पहले आप लिखिए वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान, इसके विषय में लिखिए किसी भी दिए गए भिन्न भिन्न राशियों, किसी भी दिए गए भिन्न भिन्न राशियों के वर्गों के माध्य, के वर्गों का माध्य, दिए गए भिन्न भिन्न राशियों के वर्गों का माध्य का वर्गमूल, वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है, वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है, वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है। अर्थात यदि x1, x2, x3 डॉट डॉट टेंस वन xn कोई राशि हो, x1, x2, x3 डॉट डॉट टेंस वन xn कोई राशि हो, तो वर्ग माध्य मूल मान XRMS रूट मीन स्क्वायर बराबर अंडर रूट में कर दीजिए, और ये x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट टाइम्स 1 xn का स्क्वायर बाई n। ये तो वर्ग माध्य मान हो जाएगा और इसका वर्ग का माध्य हो जाएगा, और इसी का वर्गमूल निकाल लें तो निकल जाएगा क्या, स्क्वायर रूट हो जाएगा, रूट मीन स्क्वायर वर्ग माध्य मूल मान। तो ठीक इसी तरह अगर हमें वैद्युत धारा का वर्ग माध्य मूल मान निकालना है तो थोड़ा यहाँ समझिए, और एवरेज वैल्यू निकालना है। तो जैसे अगर हमें कोई भी प्रत्यावर्ती धारा है तो प्रत्यावर्ती धारा में हमें पता है कि प्रत्यावर्ती धारा में कुछ समय तक पॉजिटिव धारा बहता है तो कुछ समय तक निगेटिव धारा बहता है। अब देखिए जैसे अगर ये जो है साइन का ग्राफ अगर हम खींचे ऐसे, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो है धनात्मक करंट आई है और यहाँ से यहाँ तक ऋणात्मक करंट आई है। तो अगर हम छोटे छोटे कई बार इस तरह आई ले लें, ठीक है, अलग अलग जगहों पर, उसी तरह इधर भी हम ले लें पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो जितना इधर का आई होगा उतना ही इधर का आई होगा, लेकिन ये ऋणात्मक होगा और ये धनात्मक होगा, ठीक है। तो अगर हम इसका एवरेज वैल्यू निकालें, औसत मान निकालें, तो ये जितना धनात्मक मान लेते हैं, इधर 4 एम्पियर प्लस है तो इधर -4 एम्पियर है, तो जुटेगा तो 0 हो जाएगा ना, यानी +4 एम्पियर और -4 एम्पियर बराबर 0। इसका मतलब ये है कि प्रत्यावर्ती धारा अगर प्रवाहित हो रहा है तो उसका एक पूर्ण चक्कर में यहां से गया और यहां तक, तो एक पूर्ण चक्कर में जो उस धारा का औसत मान होगा, एवरेज वैल्यू होगा, वो तो 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि जितना धनात्मक है उतना ही ऋणात्मक है। लेकिन अब आप समझिए कि अगर इसका वर्ग माध्यमान हमें निकालना है, तो जैसे सपोज दैट हम ये कहें कि अगर इधर +1 है, ठीक है, समझिए बात को, यदि हम ये कहें कि इधर +1 है इधर, और फिर +2 है, फिर +3 है, और इधर है -1 -2 -3 है, ठीक है। अगर इन सभी का वर्ग करके हम जोड़े तो 1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर
प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। ठीक है, इसका 1 4 9 फिर 1 4 9, तो अब तो सब प्लस हो गया ना, तो क्या ये शून्य आएगा क्या? तो शून्य नहीं होगा। तो जब इसका वर्ग माध्य मान जो है शून्य नहीं है, तो वर्ग माध्य मूल मान शून्य नहीं होगा। प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती पोटेंशियल विभव है, प्रत्यावर्ती धारा के लिए प्रत्यावर्ती विभव है, तो उसके लिए या प्रत्यावर्ती धारा के लिए जो वर्ग माध्य मान होगा वो शून्य नहीं होगा, तो वर्ग माध्य मूल मान जो है वो भी शून्य नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग निकालेंगे, तो अगर करंट सपोज दैट मान लिया जाए कि हम निकालते हैं और I1 करंट अलग अलग समय पर हमने काउंट किया, I1 I2 I3 डॉट डॉट टेंसो एंड IN, तो IRMS जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा अंडर रूट, क्या होगा, I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर एक पूर्ण चक्कर में प्लस I3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट टेंसो एंड IN का स्क्वायर अपान n। इसी तरह VRMS अगर निकाला जाए वैल्यू, तो ये हो जाएगा क्या कि V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस V3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट टेंसो एंड VN का स्क्वायर अपान n। तो लिख लीजिए प्रत्यावर्ती धारा के लिए वर्ग माध्य मूल मान IRMS तथा प्रत्यावर्ती विभव के लिए वर्ग माध्य मूल मान VRMS, ये दोनों लिख लीजिए। IRMS वैल्यू बराबर I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट टेंसो IN स्क्वायर बाई n, और VRMS वैल्यू तो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट टेंसो VN स्क्वायर बाई n। हो गया, जल्दी से लिख लीजिए। हो गया। अब देखिए, इसका अगर हमें निकालना हो प्रत्यावर्ती धारा के लिए IRMS की वैल्यू या VRMS की वैल्यू, तो हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए जरा आप समझिए यहाँ पर। ठीक है, तो IRMS की वैल्यू निकाल रहे हैं और VRMS की, तो देखिए पहले हम वर्ग माध्य मान निकालेंगे, 0 से लेकर पूरा यहाँ तक 2 पाई तक अगर निकालना है, 0 से लेकर कहाँ तक 2 पाई तक। ठीक है, तो हम बहुत छोटे छोटे चीज करके अगर हम जोड़ेंगे तो वर्ग माध्य मान जो आएगा, वर्ग माध्य मान, तो I बराबर I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट टेंसो अपान, ठीक है, n, यही लिखेंगे। तो हम छोटे छोटे कोणों के लिए निकालेंगे ना, किसके लिए निकालेंगे, छोटे छोटे कोणों के लिए। तो मान लेते हैं कि 0 से लेकर 2 पाई तक के कोणों के लिए निकाल लें, तो अब 0 से लेकर 2 पाई तक तो कितने कोण हैं, तो 2 पाई में से हम 0 घटा देंगे, कोणों की संख्या निकल जाएगा। हर छोटे छोटे कण के लिए तो ये वर्ग माध्यमान आ जाएगा, और जब वर्ग माध्यमान वैल्यू आएगा तो हम उसके लिए निकाल लेंगे कि हर एक छोटे के लिए, जैसे मान लेते बहुत छोटा कोण है डी थीटा, तो डी थीटा के लिए अगर ये I1 बराबर हम लिख दें कि ये हो जाएगा I स्क्वायर डी थीटा। अब I2 के लिए तो फिर अलग आएगा, तो उसके लिए भी I2 स्क्वायर डी थीटा, यानी अलग अलग छोटे छोटे कोणों के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसी को जोड़ दें, ठीक है, तो ये जो है टोटल आएगा जो I वर्ग माध्य मान आएगा, ठीक है, स्क्वायर मीन वैल्यू, ठीक है, तो वो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 0 to 2 पाई इंटीग्रेशन करेंगे और I स्क्वायर डी थीटा अपान 2 पाई माइनस 0। क्लियर है? तो अब ये तो आया स्क्वायर मीन। अब रूट स्क्वायर मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो अगर हमें रूट स्क्वायर मीन वैल्यू निकालना है, RMS वैल्यू निकालना है, ठीक है,
तो यह जो है मीन स्क्वायर वैल्यू, और ये हो जाएगा क्या कि अंडर रूट के अंतर्गत, और ये इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 पाई, और ये आई स्क्वायर डी थीटा अपान 2 पाई माइनस 0। तो 2 पाई माइनस 0 तो 2 पाई हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो आई आर एम एस बराबर आई आर एम एस की वैल्यू अगर निकाला जाए तो ये 0 to 2 पाई अंडर रूट के अंतर्गत, ठीक है, 0 to 2 पाई, और देखिए 2 पाई हो जाएगा तो 2 पाई तो बाहर हो जाएगा, आई स्क्वायर भी बाहर हो जाएगा, तो आई स्क्वायर बाई 2 पाई बाहर हो गया, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 0 to 2 पाई थीटा डी थीटा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसको हम निकालेंगे तो आई स्क्वायर अपान 2 पाई, ठीक है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर एक चीज जो है, यहाँ जो लिखा गया था ये आई स्क्वायर लिखा गया है, तो यहाँ पर क्या होगा कि 1/2 पाई, यहाँ पर ये आई स्क्वायर के जगह पर हम लिख देंगे आई एम का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि आई बराबर आई एम साइन थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर आई एम स्क्वायर अपान 2 पाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 to 2 पाई और साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा, अब जरा समझिएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा है। अब साइन स्क्वायर थीटा का जो इंटीग्रेशन निकालेंगे तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा का जो इंटीग्रेशन निकालना होता है तो उसको इंटीग्रेबल बनाएंगे, तो हमें पता है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कास 2 थीटा, ठीक है। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो कास 2 थीटा माइनस 1, या 1 माइनस कास 2, ये उधर जाएगा तो 1 माइनस कास 2 थीटा, 1 माइनस कास 2 थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर लिखेंगे 1 माइनस कास 2 थीटा अपान 2, ये लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये लिख दें कि अंडर रूट आई एम स्क्वायर बाई 2 पाई, ठीक है, और ये 0 to 2 पाई, और इसके लिए लिख दिया जाए कि यहाँ पर 1 माइनस कास 2 थीटा अपान 2 और डी थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यह अगर हम सॉल्व करते हैं यहाँ तो 1 का क्या हो जाएगा डी थीटा थीटा हो जाएगा, और ये 2 तो बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आएगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो इसे हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 माइनस कास थीटा तो यहाँ से लिखे गए हैं, तो इसको हम हटा देते हैं पूरा। अब देखिए कि यहाँ पे क्या होगा कि आई एम स्क्वायर अंडर रूट के अंतर्गत आई एम का स्क्वायर बटा 4 पाई, ठीक है, और ये हो जाएगा थीटा, और यहाँ कास 2 थीटा का हो जाएगा कास 2 थीटा का साइन 2 थीटा, ठीक है, साइन 2 थीटा अपान 2, ठीक है, और यहाँ 0 to 2 पाई। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आई एम का स्क्वायर बाई 4 पाई, और यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई माइनस 0, तो ये 2 पाई हो जाएगा, 0 का तो 0 ही हो जाएगा, और इसका तो 0 ही होगा, ठीक है। 2 पाई रखेंगे तो भी 0 होगा, 0 रखेंगे तो भी 0 होगा, तो ये तो हट जाएगा, तो ये आएगा 2 पाई। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम देखेंगे कि जो वैल्यू आएगा आई की वैल्यू वो आ जाएगा, यानी आई आर एम एस की जो वैल्यू आएगा, आई आर एम एस की वैल्यू वो तो आई एम अपान आएगा, ये पाई से पाई कट जाएगा, 2 से कट जाएगा तो रूट 2, यानी ये आ गया आई एम अपान रूट 2। तो ये आई आर एम एस की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, आई आर एम एस की वैल्यू। तो जब ये आई आर एम एस की वैल्यू आ गया तो ठीक इसी प्रकार
वी आर एम एस की वैल्यू अगर निकाला जाए, वी आर एम एस की वैल्यू अगर निकाला जाए तो ये हो जाएगा वी आर एम एस की वैल्यू वी, ठीक है, एम अपान रूट टू, या इसी को हम ऐसे लिखेंगे तो अगर भाग दें तो वन ऐसे लिखेंगे कि 1 अपान रूट टू का मान, तो रूट टू का मान तो हो जाएगा 1.414, और जब भाग देंगे तो ये हो जाता है 0.707 IM, ठीक है। तो ये भी हम लिख सकते हैं 0.707 VM। तो लिख लीजिए जरा इसे, IRMS और VRMS। तो IRMS के लिए पहले स्क्वायर मीन स्क्वायर वैल्यू लिखिए, मीन स्क्वायर वैल्यू, मीन स्क्वायर वैल्यू इतना होता है, तो IRMS बराबर ये रूट में कर देना है, ठीक है। लिखिए जल्दी से और फिर यहां से सॉल्व करिए पूरा वैल्यू, थोड़ा जल्दी सॉल्व करिए। यहाँ 1 माइनस काश 2 थीटा था ना, तो यहाँ माइनस ही रहेगा, प्लस नहीं रहेगा, जरा यहाँ माइनस ही रहेगा, तो भी एक जीरो ही रहेगा, तो आएगा इतना ही, कोई अंतर नहीं, केवल प्लस की जगह पर माइनस करिए, क्योंकि यहाँ माइनस है और वहां प्लस हमने लिख दिया था। कर लीजिए जल्दी से। हो गया, लिख लिए। तो ये आरएमएस वैल्यू है, ठीक है, आई के लिए और जी के लिए, वी आरएमएस वैल्यू और आई आरएमएस वैल्यू। हमने कहा कि जब ये पूर्ण चक्कर करेंगे तो पूर्ण चक्कर में आई की एवरेज वैल्यू जो है, एक पूर्ण चक्कर में आई की एवरेज वैल्यू, आई की औसत वैल्यू शून्य होगा। औसत मान क्या होगा? शून्य होगा, ठीक है, एक पूर्ण चक्कर में। लेकिन जब हाफ चक्कर में, हाफ अर्ध पूर्ण चक्कर में, अर्ध पूर्ण चक्कर, इसका मतलब आधे पूर्ण चक्कर में, पूर्ण चक्कर में अगर एवरेज मान, आई का औसत मान निकालना हो, औसत मान, धारा का औसत मान निकालना है, ठीक है, तो हाफ साइकिल में अगर निकालना है तो यहाँ जीरो है, तो यहाँ तक क्या है? पाई है। जीरो से पाई तक का अब एवरेज वैल्यू निकालना है, औसत मान निकालना है। तो जैसे हमने ये निकाला, ठीक इसी तरह यहाँ पर केवल यहाँ से यहाँ तक के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो आई एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल में अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे? ऐसे 0 to पाई, ठीक है, और यहाँ पर लिख दें आई डी थीटा अपान पाई टू 0, पाई से लेकर कहां तक? 0 तक, ठीक है। अब ये अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पर 0 to पाई, यहाँ पर लिख दें आई एम साइन थीटा, ठीक है, डी थीटा और ये पाई। अब यहाँ पर
हम देखेंगे कि आई एम अपान पाई और यहाँ पे हो जाएगा 0 to पाई साइन थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर हो जाएगा आई एम अपान पाई और साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कास थीटा होता है, तो माइनस कास थीटा और ये 0 to पाई। अब अगर इसमें देखें तो आई एम अपान पाई और इसको तो माइनस, ठीक है, माइनस कामन ले लें, बाहर आ जाए, ठीक है, और कास थीटा तो कास पाई लिखेंगे यहाँ पर, कास पाई माइनस कास 0, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो कास पाई का मान माइनस आई एम अपान पाई, कास पाई का मान -1 और इसका मान तो 1, तो -1, तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो ये माइनस और माइनस प्लस, तो ये तो आई एम अपान पाई और ये हो जाएगा 2, यहाँ पर क्या होगा 2, 1 1 मिलकर 2। अब देखिए कि यहाँ पर अगर हम निकालें आई एवरेज की वैल्यू, ठीक है, आई एवरेज की वैल्यू अगर निकालते हैं तो हम देखें क्या मिलता है कि ये 2 हो गया, ये पाई है तो 2 बटा पाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा आई एम और अपान ये पाई है और ये 2 है, 2 बटा पाई, क्लियर। या फिर ये पाई बाई 2 लिख देते हैं, आई एम अपान पाई बाई 2 लिख दें, क्लियर। तो ये एवरेज वैल्यू है। या हम ये भी लिख सकते हैं कि आई एवरेज हाफ सर्किल के लिए है, एवरेज वैल्यू हो जाएगा 2 बटा पाई आई एम, या पाई का मान होता है 3.14, जब यहाँ रखेंगे 2 में भाग देंगे तो आई एवरेज की वैल्यू हो जाएगा 2 बटा 3.14 आई एम, या आई एवरेज की वैल्यू हो जाएगा 2 में 3.14 से हम भाग देंगे, जल्दी से भाग दीजिए और निकालिए कितना मान आता है। ये हाफ साइकिल में है एवरेज वैल्यू, केवल अर्धपूर्ण चक्कर में औसत मान, जल्दी से निकालिए, लिख लीजिए इसे। यहाँ भाग देंगे तो 0.637 IM आएगा। जल्दी से करिए। हो गया। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने पढ़ा स्क्वायर रूट वैल्यू, ठीक है, IRMS की वैल्यू या VRMS की वैल्यू। दूसरा पढ़ा हाफ पूर्ण चक्कर में एवरेज वैल्यू I का। तो इसी तरह पोटेंशियल का भी एवरेज जो वैल्यू होगा V के लिए भी, तो हम इसी प्रकार लिख सकते हैं कि V एवरेज की वैल्यू 0.637 VM, हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम ये देख, केवल हाफ सर्किल में है, ये याद रखिएगा, हाफ सर्किल में, और ये IRMS है जो पूर्ण चक्कर में है। अब देखिए, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा अग्रगामी और पश्चगामी, और पढ़ा आयाम, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, और फेज, कला क्या होता है, कलांतर, फेज डिफरेंट क्या होता है, अग्रगामी वक्र क्या होता है, पश्चगामी वक्र क्या होता है। इन तमाम विषयों की जानकारी आज हम लोगों ने हासिल किया, ठीक है। अब आगे इन सभी का इस्तेमाल करना होगा। अभी हम इसमें जो अभी आज रिलेशन निकाले हैं, इसमें कुछ और रिलेशन इनके द्वारा निकालेंगे, ठीक है, जिसमें फॉर्म फैक्टर क्या होता है, एवरेज जो फॉर्म फैक्टर होता है वो क्या होता है, रूपक गुणांक क्या होता है। इसके अतिरिक्त जितने भी इसमें रिलेशन होते हैं उन सभी के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। फिर पावर पढ़ेंगे कि समता
P बराबर VI, तो उसके लिए पावर के लिए पढ़ेंगे कि क्या होता है। वर्क अगर कार्य करना होगा तो कैसे कार्य करेंगे, उस पर कैसे इक्वेशन बनेगा, तमाम के विषय में पहले हम लोग पढ़ लेंगे। फिर अलग अलग पढ़ेंगे कि जब केवल शुद्ध प्रतिरोध होगा तब प्रत्यावर्ती धारा के लिए, जब शुद्ध प्रेरकत्व होगा तब प्रत्यावर्ती धारा के लिए, जब शुद्ध संधारित्र होगा तब प्रत्यावर्ती धारा के लिए, और जब प्रेरकत्व के साथ प्रतिरोध होगा तब प्रत्यावर्ती धारा, और जब प्रतिरोध के साथ कैपेसिटर होगा तब क्या होगा, और जब प्रेरकत्व और संधारित्र होगा तब कैसे प्रत्यावर्ती धारा निकालेंगे, और तीनों एक साथ होंगे तब कैसे निकालेंगे। तो इनके सीरीज में ज्वाइनिंग होगा तब, और पैरेलल में ज्वाइनिंग होगा तब, सबके विषय में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। धीरे धीरे करके एक एक चीजों को हम लोग समझते जाएंगे, परंतु जो बेसिक चीजें हैं उसे जानना बहुत जरूरी है। अगर ये आपको आ गया तो आगे आप सब बहुत आसानी से समझते जाएंगे। इसलिए इसको एक बार और आप पढ़िएगा, जितने बार आप पढ़ सकते हैं उतनी बार पढ़िए ताकि आपको अच्छी तरह से आ जाए। फिर भी अगर नहीं आता है तो आप हमसे जरूर पूछेगा, हम बताएंगे। ठीक है, कल फिर शुरू करेंगे तो कुछ रिवीजन कर देंगे, उसके बाद आगे निकला जाएगा। ठीक है, तो जो भी दोस्त यार हैं उन्हें बता दीजिए कि कक्षा 11th की भी क्लास चल रहा है, ज्वाइनिंग अगर कराना है तो उन्हें करा दीजिए। ठीक है, और ईमेल आईडी अपना भेज देंगे, आधार कार्ड का फोटो कॉपी, तभी वो ज्वाइनिंग हो पाएंगे, नहीं तो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। और प्रतिदिन क्लास चल रहा है शाम को 7:30 बजे से। अभी मैथ चल रहा है, फिजिक्स भी बहुत जल्दी ही शुरू करने वाले हैं 11th के लिए। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।